वेलकम दोस्तों, ये हमारा चैनल है द डेमोक्रेटिक हिंदू और इस शो का नाम है शो विद PKKN। आज हमारी जो गेस्ट है वो शायद कभी भी जिंदगी में आप सबके काम आ सकती है। वो है वर्ल्ड रिकॉर्डिस्ट साइबर एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा, जिसने अब तक कम से कम 50,000 पुलिस वालों को ट्रेन किया है ऑल ओवर इंडिया में और 7,000 के लगभग उन्होंने अब तक केस सॉल्व कर चुके हैं। तो वेलकम कामाक्षी। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। कामाक्षी, पहले तो आप अपना एक अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, जैसे आपने बताया कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने 35 डेज में 50,000 पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया था फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी। और इस मिशन की सबसे खास बात ये थी, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, कुछ नहीं थी। 2,000 रुपये लेके मैं घर से निकली थी और पुलिस वालों की मदद से मैंने ये मिशन कंप्लीट किया। इसके साथ साथ मैंने 7,000 से ज़्यादा साइबर क्राइम केसेस पे जो महिला और बच्चों से रिलेटेड है उन पे काम किया है। और ये वो वाले केस होते हैं जैसे AI मॉर्फिंग हो गया, इमेज फैब्रिकेशन, फेक IDs, इस तरह के केसेस आते हैं, उन पे काम किया है। तो कामाक्षी, इतना काम आपने किया है तो नेचुरली सी बात है गवर्नमेंट ने आपको कुछ अचीवमेंट भी दी होगी जी, और आपको अप्रिशिएट भी किया होगा। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ। सर, हमारे पास इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडिया रिकॉर्ड है, एशिया रिकॉर्ड है। और सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं, हमें काफ़ी मीडिया चैनल्स ने भी अवार्ड्स दिए हैं, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, उत्तर प्रदेश सम्मान जो होता है। वेरी गुड जी। और महाराष्ट्र से जो प्रोग्राम होते हैं हमारे दिल्ली महाराष्ट्र सदन में, वुमेन पार्लियामेंट्स अवार्ड, राजस्थान में पत्रिका अवार्ड्स जो होते हैं, ये सारे अवार्ड्स जो हैं वो मुझे मिल चुके हैं। तो क्या आप अभी भी स्टेट वाइज जाते रहते हो, ट्रैवल करते रहते हो, जिस स्टेट से रिक्वायरमेंट आती है आपको बुलाया जाता है? हाँ जी सर, जैसे जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, चाहे वो पुलिस के हों, आर्मी के हों, उसी अकॉर्डिंग हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं और केसेस वाइज वहाँ पे जाके उनको असिस्ट करते हैं। ओके। तो अभी आप करंटली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? करंटली मैं UK की एक एजेंसी है चैंपियंस स्पीकर, उसके साथ काम कर रही हूँ, जिसमें एक टीम सेलेक्ट हुई है। वो टीम, जैसे एक होता है ना कि आपका एक ह्यूमन राइट्स होते हैं, इसी तरीके से डिजिटल राइट्स होते हैं। और अब साइबर की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन पे वर्क हो रहा है। बिल्कुल। तो UK, USA, यहाँ हर जगह टीम बनी हुई है। तो उसमें मैं एक रोल अदा कर रही हूँ कि हमारे जो साइबर की दुनिया है उसका क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, किस बेसिस पे इसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसी अकॉर्डिंग क्राइम बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो मैं रेगुलर वर्क करती हूँ पुलिस और आर्मी के साथ केसेस वाइज, वो कर रही हूँ। स्कूल और कॉलेजेस के साथ असिस्ट हूँ, उनके यहाँ एज अ साइबर कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मैंने सुना है कि पुलिस और पॉलिटिशियंस तक इसमें साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। तो या पैसों को लेके या हनी ट्रैप को लेके हमने कुछ न्यूज़ भी देखी थी, जिस न्यूज़ के अंदर यहाँ तक कि कहीं के ex-CM तक को टारगेट किया गया था हनी ट्रैप को लेके। जी। तो क्या उसमें भी कहीं आपकी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी उस केस को सॉल्व करने में? सर, और वो होता कैसे है? इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। पॉलिटिशियंस हमारे देश के बहुत बार हनी ट्रैप होते हैं। और ये नहीं होता कि डायरेक्ट आपको कोई लड़की मतलब मैसेज कर रही है या वीडियो कॉल कर रही है। इसमें क्या होता है, आपका एक ट्रस्टेड बंदा, जो भी आप केस का जिक्र किया उसमें क्या था, CM के ही नॉन MLA किसी को मिलाने लाए, हाँ, उनके नॉन MLA जो उनके बहुत ट्रस्टवर्दी थे, वो किसी को मिलाने लाए कि इनकी आप हेल्प करिए, ये महिला जो है बहुत ज़रूरतमंद है। वहाँ से फिर नंबर एक्सचेंज हुए, फिर उसने उस तरीके से वो सेटअप बिछाया कि वो ट्रैप हो सके। और बाद में उस MLA के कहने पे उस महिला ने पूरा वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करा, मैसेजेस का बैकअप रखा। और बाद में उस ex-CM को इतना ब्लैकमेल किया गया कि एक होता है ना पॉलिटिशियन में, मतलब कि पावर का मिसयूज होना अपने फायदे के लिए। उनको कैबिनेट में आना था, उस स्टेट की जो भी पावर चाहिए थी उस चीज के लिए। साइबर क्राइम मतलब मींस, मेरा कहने का आपसे मतलब ये था कि क्या AI का यूज करके भी कोई हनी ट्रैप करता है, किसी को कर सकता है? सर, अभी जैसे जैसे हम AI देख रहे हैं, अब हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और उसमें इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के कई बार ऐसे वीडियोस आ जाते हैं बहुत अच्छी एडिटिंग क्वालिटी वाले। एक तो होते हैं कि नॉर्मल हम समझ जाएंगे देख के कि ये इनके नहीं है,
बट कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी वाले आते हैं वीडियोस और फोटोज कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सच में है या नहीं है, क्योंकि वो जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आज की डेट में मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। और इसके साथ साथ एक चीज और हो रही है, वो हो रहा है कि वॉइस क्लोनिंग। अब किसी भी बड़े मिनिस्टर की या जो भी है, हमारे वॉइस सबकी ऑनलाइन पड़ी हुई है। कोई न्यूज़ चैनल से उठा लेते हैं, कोई उनके पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल से उठा लेते हैं, उनकी वॉइस को भी क्लोन कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनकी कोई पुरानी वीडियोस हैं जहाँ पे लिपसिंग मैच हो सके वहाँ से उठा लें और उसको एडिट करके उसे जनता के बीच में भेज देते हैं। तो ये वाली चीज़ बहुत हो रही है। अभी आपने देखा होगा बिग बॉस चलता है ट्रेंड में, बट जब भी बहुत बार ऐसा होता है कि सलमान खान की कोई पुरानी वीडियो उठा ली या कोई पुरानी वॉइस उठा ली और नया उसका क्लिप उठा लिया, और इस बार मैंने देखा था कि लोग इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर रहे थे ये एपिसोड कब आया। तो वो इस तरीके से जब लोग अपनी डबिंग खुद कर लेते हैं, वो इतने अच्छे से डबिंग करते हैं और ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल है इस चीज़ के लिए। वो आपकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी, डेसिबल वगैरह सब ले लेगा और उसी से रिलेटेड आप उसे जो कमांड दोगे वो उस वॉइस में वो चीज़ बोल के आपको देगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, बहुत ज़रूरी है ये पूछना कि इस टेक्नोलॉजी से स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, टीनेजर्स, वो कितना इफेक्टेड है? सर आज की डेट में अगर आपने देखा होगा तो टीनेजर्स का सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया है। और उसका मेन रीजन है कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम उन तक बहुत आसानी से पहुंचा जा रहा है। एक तो ये है कि हमारे किस जरिए, मेरा पूछने का मतलब था। पहला जो आपका है वो है, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें चाहिए होती है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, जिसके लिए वो करते हैं, ढूंढते हैं पार्ट टाइम जॉब्स। उसके लिए वो लोग चले जाते हैं मेनली टेलीग्राम वगैरह पे, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जब वो सर्च करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जब हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हमारा फ़ोन हमें दिखाने लगता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है जी। तो वो टेलीग्राम पे जब जाते हैं तो उनके पास ऐसे ही ग्रुप से इन्विटेशन आए हुए होते हैं, तो वो जाएंगे, उन्हें लगेगा अरे मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करूँगा और शायद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे कुछ बेसिक स्टेप करने हैं, जैसे कि कुछ पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, मुझे वो पैसा आगे ट्रांसफ़र करना है और उसमें से 10% कमीशन मुझे रखना है। तो उन लोगों को बोला जाता है पहले तो आप अपने बैंक अकाउंट की और पेटीएम की लिमिट बढ़वाइए, तो वो बच्चे बढ़वा लेते हैं। अब उसके बाद उन्हें भेजा जाता है कभी 20,000 कभी 30,000 पर डे का ऐसा ट्रांजेक्शन उन्हें भेजा जाता है, तो उनको बचता है 2,000-3,000 बच जाता है। जब एक बच्चे को ऐसा बचता है तो वो अपने दोस्तों को भी बताएगा कि ऐसे ऐसे पार्ट टाइम जॉब करो। अब वो भी ये चीज़ करने लगते हैं। बाद में पता लगता है जब उनको 2-3 महीने हो जाते हैं, जब पुलिस ढूंढते ढूंढते पहुंचती है, क्योंकि वो जो पैसा ट्रांसफ़र कराया जा रहा था वो किसी विक्टिम का था। जैसे आपका पैसा हैक कर लिया, आपने देखा होगा, एक जब हमारा पैसा हैक हो जाता है, हमारा पैसा चला जाता है साइबर क्राइम, ये बहुत कॉमन क्राइम है। लोगों के पैसे कट जाना, हो जाना कि एक पहले आपका 1 लाख निकलेगा, वो 10 अकाउंट में आगे चला जाएगा। तो वो 10 अकाउंट कौन से है? तो वो 10 अकाउंट में ये आम बच्चों के भी अकाउंट ले लेते हैं। उससे उन्हें बोलेंगे या तो तुम बिटकॉइन के फॉर्म में आगे ट्रांसफर कर दो या अमेज़न के कार्ड के थ्रू ट्रांसफर कर दो। ये बिटकॉइन जो आज ट्रेंडिंग में है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जी, जिससे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ जी। वो कितनी सेफ है? सर सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी अभी तक इंडिया में लीगल नहीं हुई है, और दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशंस तो बहुत सारी हैं बट किसी पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे ग्रो है, उस पर आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ठीक है। बिटकॉइन के लिए आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एक बार चेक करिए कि उस एप्लीकेशंस के डाउनलोड्स कितने हैं, क्योंकि आज की डेट में हज़ारों एप्लीकेशन है और रोज नई 2 एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है। उसमें एक बार चेक कर लीजिए कि उसके रिव्यूज़ क्या है, वो मैटर करते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैम ये एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी थी और हमने पैसा डाला बट अब निकल नहीं रहा है, और मेरा दोस्त ने जब यूज़ करी थी तब निकल गई। तो ये चीज़ें बहुत अनसर्टेन होती हैं। ओके जी। तो आप हर एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, एक तो देखिए कि वो कितनी पुरानी है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसका जो है वो डेट आ जाती है कि कब बनी थी, ये कौन से ईयर में कब बनी थी, उसके कितने डाउनलोड्स हैं। अगर उसके डाउनलोड्स अच्छे हैं, मतलब 5 मिलियन 6 मिलियन, तो आप उसे डाउनलोड करोगे क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हो रहे हैं। बट अगर डाउनलोड्स बहुत कम है, जैसे कुछ हज़ार है, 2,000 3,000, तो फिर आप थोड़ा चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि कोई भी जो जेन्युइन एप्लीकेशन होगी उसके इतने कम डाउनलोड्स नहीं होते हैं। रिव्यूज़ जाके चेक करें, रिव्यूज़ से आपको काफ़ी अंदाज़ा मिल जाएगा, क्योंकि हम किसी एप्लीकेशन को ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये सही है या गलत है, क्योंकि करेक्ट रोज नई एप्लीकेशन। तो मैं बिटकॉइन से इस क्वेश्चन पे आ गया था, हमारी बात पिछली रह गई।
कि बच्चों को कहाँ और किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली टीनेजर्स को? सर एक केस तो ये वाला हो गया, उसके बाद स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो फंसते हैं गेमिंग फ्रॉड में। आज की डेट में गेमिंग फ्रॉड्स इतने आ रहे हैं कि वो लोग डिजिटल करेंसी ले रहे हैं। अब आपने सुना होगा एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है मेटावर्स, जिसमें वो शायद अभी नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, उसका कुछ वर्जन लॉन्च होगा जिसमें वो अपने हिसाब से मेटावर्स में जाके अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, और कुछ रॉबलॉक्स करके इस तरीके से करेंसीज भी आई हैं मेटावर्स। आप उनको अवेयरनेस के बारे में क्या बताओगे कि उनको कैसे अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों से? सर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें स्कूल और कॉलेजेस का हमें सहयोग मिलना। अगर हम किसी को डायरेक्टली बोलेंगे, अब जैसे एक क्राइम भी होता है, आपने सुना होगा कोई किसी को डायरेक्टली ओटीपी नहीं देता, या आपने आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट के केसेस आप सुन रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो फिर हमें ये लगता है यार ये आ कैसे गए इस बातों में, मतलब क्या, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारे फ़ोन पे भी सरकार हमें इतना अवेयर कर रही है, उसके बाद भी डेली ऐसे केसेस आ रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट कहीं इतने का हुआ, कहीं 2 करोड़ की ठगी हुई। तो सबसे बड़ी बात है, हैकर जो है वो आपको हैक करने से पहले ना आपके इन्फॉर्मेशन को हैक करता है, वो एक कहानी बनाता है, उस कहानी में आप जो है इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। कोई डायरेक्टली कभी भी कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि आप मुझे अपना ओटीपी दो या आप सीधे मैं आपको डिजिटल अरेस्ट करूँ, नहीं, वो प्रॉपर एक उन पे जो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, उससे वो आपके अराउंड एक कहानी बिल्ड करेगा, उस कहानी के थ्रू वो आपको हैक करता है। ओके। एक चीज और भी अभी सुनने को हमें मिल रही थी, मैंने पढ़ा था कहीं कि जो कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी साइबर हैकिंग के थ्रू लूटा गया है जॉब दिलाने के नाम पर। वो क्या, कैसे होता है और क्यों होता है? सर जॉब दिलाने के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, चाहे वो लिंक्डइन पे हो या कहीं भी हो। जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो हर जगह अपना रिज्यूम अप्लाई करते हैं, बट दिक्कत ये होती है कि वो वेरीफाई नहीं करते हैं कि सामने वाला सही है नहीं। रिज्यूम में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आप अपनी पूरी ईमेल आईडी वो करेंगे, आप अपना पूरा नंबर मेंशन करेंगे, घर का एड्रेस मेंशन करेंगे, कुछ लोग आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह भी मेंशन कर देते हैं। जैसे अगर बाई चांस आपने किसी को एक प्रॉपर रिज्यूम दिया तो वो बोलेंगे कि आप हमें अपनी पैन कार्ड डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जरूर दे दीजिएगा, कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो आपको एक टारगेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और फिर उनको पता होता है कि आपको जॉब की नीड है। अगर कल को मैं एक फेक वेबसाइट बनाऊं कि इतने लोगों का प्लेसमेंट है, और कोई भी 2-3 बड़ी कंपनी उसका नाम ले लूँ, जैसे एसेंचर, सैमसंग, क्योंकि ये लोग करते हैं, बाहर से आउटसोर्स करते हैं, तो बच्चे यकीन कर लेंगे कि हाँ एक और कंपनी है जो आउटसोर्स करवा रही है और ये वेबसाइट है, यहाँ जाके अप्लाई करना है। वहाँ पे बच्चे अपनी डिटेल्स भर देंगे इजीली, और वहाँ से मुझे उनका नंबर मिल जाएगा, चीज़ें मिल जाएंगी। फिर मैं उनसे बोलूँगी कि सिक्योरिटी फीस जमा कर दीजिए, ये सारी चीज़ें, या उनका डाटा आगे बेच दूंगी तो और भी पैसा इजीली मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। करेक्ट। अब वापस आते हैं हम उस पे, हनी ट्रैप पे। मेरे साथ खुद के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और रात को अचानक 2-2:30 बजे मेरे कमरे में मेरी टीम का एक बंदा आता है, नॉक करता है मेरे गेट को, और मैं उससे कह रहा हूँ क्या हो गया। वो बहुत परेशान था, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, मेरी ही टीम का था, कि मेरा और मेरी वाइफ का एक वीडियो किसी ने बना दिया जी, और दैट वाज न्यूड। ओके। और मुझे क्या करूं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे को 20,000 रुपये अभी डालो, अभी डालो, नहीं तो मैं ये सोशल मीडिया पे अपलोड लिख कर रहा हूँ। वो उसको व्हाट्सएप पे भेज रहा था वो वाले वीडियोस बना के, और वो दिख रहा था, मैंने वो वीडियो देखा, वो पता चल रहा था कि वो क्रिएटेड है, दैट वाज फेक 100%। तो उस वक्त मुझे तो कुछ इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया, और सुबह की हमारी शूटिंग थी, तो मैंने उनको यही बोला कि अभी तो तुम इस नंबर को ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो, फिर देखेंगे। उसने वही किया, और उसके बाद उसको मैसेज आने बंद हो गए। और उस बात को आज 2 साल हो गए, अभी तक मुझे नहीं दोबारा ऐसे कुछ सुनने को मिला। बट मुझे नहीं लगता कि ये एक जेन्युइन या एक कंफर्म तरीका यही होना चाहिए। नहीं सर, और लोग कंप्लेंट भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको खुद को अपनी इज्जत प्यारी होती है, शर्म होती है। एग्जैक्टली। तो इस केस में क्या करना चाहिए? सर इस केस में ना सबसे पहले हमारी सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए। अभी जैसे आपने जो केस बताया तो आपने गाइड कर दिया, और जबकि आप बता रहे हो कि वो चीजें हमें नेकेड आइज से पता लग रही है, हमने सुसाइड तक सुने हैं कि इसकी वजह से लोगों ने सुसाइड कर दिया, कि वो फेक
फेक है, लोग क्यों डर जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार देख लेंगे, हमारी सोसाइटी वाले देख लेंगे, इस वजह से डर जाते हैं। ये एक बहुत छोटा सा फोबिया है। और मैं एक ही एडवाइस दूंगी, अगर आपको अपना फेसबुक हैक होने से बचाना है, एक तो हैकर सिर्फ उन्हीं लोगों की आईडी हैक करते हैं जिनकी पब्लिक होती है, उन्हीं की क्लोन करता है, वहीं से इमेजेस उठा सकता है। एंड सेकेंडली, आप अपनी फ्रेंड लिस्ट जो है वो पूरा ओनली मी करके रखें, लॉक करके रखें। हाँ जी, फ्रेंड लिस्ट के भी ऑप्शन होते हैं कि आप किस किस को दिखाना चाहते हैं, तो वो ओनली मी करके रखें, क्योंकि अगर हैकर को आपकी फ्रेंड लिस्ट पता लगे, वो आपको तभी ब्लैकमेल कर पाएगा अगर उसके पास आपके किसी नोन से वो कनेक्टेड होगा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर आप एक पब्लिक फिगर नहीं है और अपनी प्राइवेट लाइफ को थोड़ा वैल्यू करना चाहते हैं, तो यही तरीका है कि एक तो लॉक रखें, उसे आप पब्लिक ना करें, और फ्रेंड लिस्ट को ओनली मी करके रखें। अच्छा, मैंने सुना है आपने एक टेररिस्ट केस भी सॉल्व किया था दिल्ली पुलिस के साथ शायद। अभी रिसेंटली एक केस आया था 2 महीने पुराना, टेररिस्ट का ही। अब उसमें क्या था, जम्मू में एक है त्रिकुट नगर है, उसी से 47 किलोमीटर दूर पड़ता है पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पे कोई सिलाकोट करके जगह है। अब हुआ ये था कि एक अंकल हैं, वो रिटायर हुए थे मेजर जनरल की पोजीशन से, और उनका बेटा था लेफ्टिनेंट कर्नल। अब वो बेटा जिस भी मिशन पे जाए, हर मिशन फेल होता था। बहुत दिनों तक समझ नहीं आया कि चीजें हो क्या रही हैं, क्योंकि एक होता है ना कि जब बहुत सारे ग्रुप होते हैं तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि साइबर अटैक के थ्रू हमारा मिशन फेल हो रहा है या क्या हो रहा है, तो रीजन नहीं पता चलता। रीजन नहीं पता चलता एग्जैक्टली। अब होता क्या था, वो जो अंकल थे वो रोज सुबह दूध लेने जाते थे और ऑनलाइन पेमेंट करते थे। एक दिन वहाँ पे वो पेमेंट नहीं हो पा रही थी, सर्वर डाउन हो गया, जो भी इशू है, तो एक स्ट्रेंजर उनके पास आके बोलते हैं कि अंकल मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अब उसने क्या किया, उसने अंकल का फ़ोन लिया और विद इन 1 और 2 मिनट उसने एक सॉफ्टवेयर उनके फ़ोन में डाल दिया। ओह जी। अब ये तो हमें पता ही है कि फ़ोन हमारी बातें सुन रहे हैं, बट उस सॉफ्टवेयर से आप जो भी बातें कर रहे हो, अगर आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो पर्सन डायरेक्टली सुन लेगा। ओके जी। तो वो यहाँ से चला गया वो सॉफ्टवेयर डाल के, और उसके बाद क्या होता था, जैसे पापा हैं वो भी आर्मी में है, बेटा है वो भी आर्मी में है, तो कोई भी मिशन प्लान हो रहा है या कोई भी वर्क प्लान हो रहा है, कहीं पे भी उन्हें जाना है, तो वो चीज़ें साथ बैठ के डिस्कशन होता है। मतलब बाप बेटे में डिस्कशन हो, घर नॉर्मली बैठे 2 लोगों में डिस्कशन हो रहा है, फोन अपने पास ही होता है, और फोन आज की डेट में सबका घर के वाईफाई से कनेक्टेड होता है, तो वो जो भी डिस्कशन करते थे उनका सारा कनेक्टेड था। सॉल्व कैसे किया? सर पहले तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि इन्फॉर्मेशन जा कहाँ से रही है, तो उन्हीं के एक टीम के वो हैं, एक सर हैं, वो भी मेजर हैं, तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो कह रहे थे कहीं तुम्हारा फ़ोन तो हैक नहीं हो। फ़ोन उनका भी हैक नहीं था। फ़ोन फिर मैं गई हुई थी उस दौरान वैष्णो देवी की ट्रिप पे। अच्छा। तो वहाँ पे पता लगा कि हाँ फ़ोन उनका भी हैक नहीं है, उनसे रिलेटेड किसी का भी हैक नहीं है। फिर बाद में मैंने कहा आप लोग डिस्कशन कहाँ पे करते हो, या सबसे ज्यादा मिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपने उनको ढूंढा या उन्होंने आपको ढूंढा? आप कैसे उन तक पहुंचे? सर उनसे कनेक्शंस हैं, जैसे होता है ना, जैसे पुराना जानते हो। हम ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाते रहते हैं, तो उनसे कनेक्शंस हमारे हैं। जी जी। तो ये सारी चीजें हुई, तो वहाँ पे एक पॉइंट माइंड में आया कि मिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन किसके पास रहती है। उन्होंने कहा जी हम तो पूरे घर में, जो जैसे होता है ना 5-6 लोगों की टीम है, तो वो कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट ज़्यादातर यहीं पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इनके फादर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा अंकल 1 मिनट आप अपना फ़ोन दिखाना, तो फिर तब पता लगा कि उसमें एक एप्लीकेशन है जो कि है, और वो उसका एक्सेस, जब उसका IP एड्रेस चेक किया गया तो वो सीलाकोट करके कोई जगह थी पाकिस्तान में, वहाँ का निकला। ओके। तो और एक बात और बताओ मुझे अभी भी क्या आप दिल्ली पुलिस के लिए कुछ एट प्रेजेंट कुछ कर रहे हो? मैं आप डिटेल में नहीं जाना चाहते हम, क्या अभी चल रहे हैं कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट? हाँ जी, केसेस आते हैं, जैसे कोई भी केस आ जाते हैं तो उसमें असिस्ट करती हूँ मैं। आप करते हो अभी? हाँ जी। ओके। अच्छा, आप आए कैसे इसमें, साइबर एक्सपर्ट बने कैसे? क्या ऐसा आपके साथ, खुद के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया था या कुछ हुआ था जिसने आपको इंस्पायर किया ये बनने के लिए? सर कॉलेज के डेज में ना मेरी खुद की फेक आईडी बनी थी। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद कॉलेज में एक सीन और हुआ था कि मेरी फेक आईडी बनी, ठीक है, मैं अपने डीन सर के पास गई थी कि सर ऐसे ऐसे मेरी फेक आईडी से बहुत सारे मैसेजेस जा रहे हैं, जबकि हम सब पूरा एक मैंने बीटेक किया है। अच्छा, आपके फोन से किसी को मैसेज जा रहे थे कॉलेज में? मेरी फेसबुक की फेक फेसबुक से। हाँ ठीक है।
तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे, तो मेरे डीन सर को पता था कि मुझे थोड़ा बहुत हैकिंग में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा जब तुझे हैकिंग आती है तो तू खुद चेक करना कि कहाँ से बनी है ये आईडी और कहाँ पे वो है। तो फिर मैंने चेक किया, उसके थोड़े दिनों बाद ही एक केस और हुआ था जिसमें एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था आपके कॉलेज में? मेरे कॉलेज में। तो तब मेरा दिमाग ज़्यादा घूमा था। इवन मैं अगर आपको अपना केस बताऊं तो जब मेरी फेक आईडी बनी थी, मेरी फेक आईडी से मेरे जो कहते हैं ना जो कॉलेज फ्रेंड्स थे उनको इस तरह से मैसेज गए थे कि एक बार तो मैंने भी सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। इतने ज़्यादा गंदे मैसेजेस जिसे कहते हैं वो वाले मैसेजेस जा रहे थे, मतलब उनकी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में। तो आपने कैसे हैंडल किया? सर उस टाइम तो कुछ समझ ही नहीं आया था, बट ये था कि मेरे साथ मेरे टीचर्स थे, कुछ सीनियर्स थे सपोर्टिव, तो उस वजह से वो सिचुएशन जो हो गई। बट जब मैंने बाद में ये केस, वो वाला जो केस हुआ था सुसाइड वाला, जब मैं गाजियाबाद अपना कंप्लीट करके आ गई थी तब ये वो वाला केस हुआ था कि इस तरह से। टेक्निकली कैसे हैंडल किया इसको? सर टेक्निकली ये था कि उस फेक आईडी को पहले हैक किया गया, एक फिशिंग पेज बना के, मतलब हाँ जो भी आपका प्रोसीजर है, तो उसे हैक किया गया और उसके बाद पता लगाया कि आईपी क्या है, लोकेशन क्या है, क्योंकि जब भी हम लॉगिन करते हैं तो एक लॉगिन डिवाइस आपको दिखा देता है फोन में ना कि आपका फेसबुक कौन से डिवाइस पे लॉगिन है, क्या है, ये सारी चीजें। तो उस बेसिस पे फिर हमने पता किया गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एक बार मैं आपसे दोबारा जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रिस्क आज की डेट में जो बहुत ही कॉमन क्राइम हो गया है साइबर का, कि लोगों के अकाउंट से पैसे कट जाना जी। एक चीज और हमने सुनी आजकल कि आप कई लोग पेटीएम यूज करना नहीं जानते, कोई ऐप यूज करना नहीं जानते पेमेंट ट्रांसफर करने का, तो वो क्या करते हैं, किसी जैसे कई शॉप खोल के बैठे हैं लोग, एजेंट्स के तरीके से बैठे हैं लोग, उनको कैश दे आते हैं और उनसे अपने खाते में या जिसको देना होता है उसके खाते में डायरेक्ट डलवा देते हैं। वो कितना सेफ है? सर वो आज की डेट में कहा जाए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक ना बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिसमें हवाले का पैसा सुना है आपने? हाँ बिल्कुल। वो घूम के आता है, और इवन जैसे जो मैंने भी आपको केस बताया था कि बच्चों के अकाउंट को यूज कर लिया, हाँ जी, अपना जो क्राइम का पैसा है वो इधर उधर डिवाइड करने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे साइबर कैफे वाले ऐसे बैठे हैं जिनके पास ऐसे अकाउंट्स हैं। एक तो उनका अपना पर्सनल अकाउंट होगा, एक उनके पास होता है वो जो फर्जी अकाउंट जिसमें क्राइम का पैसा रखा हुआ होता है। तो वो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिले जिसे अगर हमें ऐसा भी करना पड़े ना कि 5,000 उसे कैश दे दिया और उसके अकाउंट में सिर्फ 4,000, मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े ना तो भी हम दे देंगे 1-2 हज़ार रुपए। अच्छा। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमें तो किसी तरह पैसा कैश करके हमें चाहिए। आप उन्हें कैश दे दोगे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर तो मतलब ये नहीं करवाना चाहिए। अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है तो आप इधर उधर से किसी नोन नहीं है। हाँ, क्योंकि आज की डेट में यूपीआई बहुत इजीली है कि पहले तो ये होता था इंसान बैंक डिटेल ऐड करेगा, 30 मिनट बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। यूपीआई से तो 1 सेकंड का खेल है वो। हाँ। ठीक, बिल्कुल, मतलब आपके हिसाब से वो बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में पर डे 150 CR से ज्यादा का साइबर क्राइम हो रहा है। अब इतना पैसा घुमाना भी तो है कि 50 करोड़ का साइबर क्राइम, 150 करोड़ पर डे का क्राइम हो रहा है। हाँ जी, साइबर क्राइम जी, इतना बड़ा हुआ है। तो आप ये लगाओ, नोएडा में आप देखो कि कितने ऐसे रैकेट्स आए दिन बस्ट होते रहते हैं। जामताड़ा आपने देखी होगी। तो इस तरह के अब तो ये जगह जगह खुल गए हैं साइबर क्रिमिनल्स के ना। इस तरह का भी कोई केस आपने सॉल्व किया है जिसमें हमने एक रैकेट बस्ट किया? हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। कोई एक आध एग्जांपल? कोई एक आध जैसे जो कॉल सेंटर्स वाले होते हैं, तो सर ये केस जो है ये मुंबई का था। ठीक है, वहाँ पे एक लेडी को बार बार, मतलब वो फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक कर रही थी, तो उनको कॉल सेंटर से फोन आ रहा था कि हम आपकी टिकट्स बुक कर देते हैं, आप हमें डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब उनका हुआ क्या था कि मुंबई जो कमिश्नर थे उस टाइम पे वो मेरे नॉन थे, तो उनके साथ फ्रॉड हो चुका था अप्रॉक्स 2.5 लाख का, क्योंकि उनको एक पेमेंट के लिए QR कोड दे दिया, उन्होंने जैसे ही पेमेंट किया उसमें 2.5 लाख रुपीस एकदम से चला गया। और जब उस नंबर को ट्रेस किया गया ये सारी चीजें, तो IP एड्रेस आया था नोएडा का। अच्छा। तो फिर नोएडा पुलिस की हेल्प से जब हम वहाँ पे पहुंचे थे उस जगह पे, तो पता चला कि ये पूरा ही रैकेट चल रहा है। हाँ, ये जो बहुत सारे अभी आपने भी सुना है कि कॉल सेंटर पे छापा पड़ा है, उनको पकड़ा है, यंग लड़के लड़कियां वहाँ पे काम कर रहे थे बहुत सारे। तो ये इन लोगों को कैसे हायर कर लेते हैं? क्या इनको पता नहीं होता कि हम क्राइम के लिए हायर हो रहे हैं, हम क्राइम करने वाले हैं, या इनके साथ भी कुछ
सर मेजरली क्या होता है, जैसे ये वाला केस था टिकट बुकिंग वाला, तो इनको बोला गया था कि हमारी एक कंपनी है योलो करके। आपका कहने का मतलब है, जो मैं पूछना चाह रहा था, कि इनको बच्चों को नहीं पता होता हम कहाँ काम कर रहे हैं। मोस्टली केस में होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है, उनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और बोला जाता है कि आपको ये QR कोड भेजना है। बच्चों के पास खुद का भी मोबाइल नहीं होता कि वो एक बार चेक कर लें कि QR कोड में, क्योंकि बार कोड में जब हम मॉल्स वगैरह में पेमेंट करते हैं तो उसमें ऊपर नहीं लिखा होता है, आप सिर्फ वो बार कोड करते हो, आप पे पेमेंट अमाउंट आता है और वो फटाफट हो जाता है। ठीक है, उधर वो लेडी इतनी टेक्निकल नहीं थी, उन्होंने बारकोड लिया, उनको लगा ये क्या नाम है, जो भी टिकट का अमाउंट होगा वो होगा, उन्होंने एकदम से पैसा डाला और पैसा एकदम कट गया। तो बच्चों को वो स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि आप ट्रैवल कंपनी से आपको ऐसे ऐसे बात करनी है। और गूगल में आप जो भी सर्च कर रहे हैं उससे चीज़ें रिलेटेड आपको पता है कि गूगल आपका डाटा सारा जो है वो बाहर भेजता है, मतलब वो गारंटी नहीं लेता है। और जब ये इस तरीके के कॉल सेंटर पकड़े जाते हैं तो बेचारे बच्चे, जिनको पता भी नहीं हम क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और हम क्राइम कर रहे हैं, वो उनको पता भी नहीं होता। जो मास्टरमाइंड होता है वो दुबई या कहीं और। मुझे लगता है कि ये यूजफुल होगा लोगों के लिए, ये आज का पॉडकास्ट, जो उनको समझ में आएगा कि हमें कब अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो काम कैसे करता है, और ये हमारा फर्ज भी बनता है उनसे पूरी तरह पूछना। आप हमें बताओ और आप हमसे क्या करवाने वाले हो। बच्चे ये गलती करते हैं कि जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, इवन कॉल सेंटर्स में भी, तो वो वेरिफिकेशन नहीं करते। एक बार कंपनी गूगल पे जाके चेक तो करो कि वो एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती है, कब की बनी हुई है। आज की डेट में तो ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। बिल्कुल ठीक जी। तो ये होता है कि थोड़ा साइबर अवेयरनेस, कम अवेयरनेस जो होती है उसकी वजह से वो लोग वेरीफाई नहीं करते, इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। उन्हें ये रहता है कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, मुझे अच्छा अमाउंट मिल रहा है, तो वो चीज़ है। कमल, मुझे एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है पूछना आपसे। डेफिनेटली आप इतनी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो कुछ आप इसमें अर्न भी कर रहे होगे। हाँ जी सर। तो अगर हमारे व्यूअर्स में कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की चाहता हो साइबर एक्सपर्ट बनना और वो इस फील्ड में आना चाहता हो, किस तरीके वो आ सकता है और अपना करियर बना सकता है? जी सर, अभी हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है साइबर कमांडो। साइबर कमांडो, हाँ जी। ये जगह जगह टेस्ट करवा रहे हैं, मतलब जिनकी अच्छी नॉलेज है उस बेसिस पे उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर में जाके साइबर एक्सपर्ट्स बन सके इस तरीके से। और अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कनेक्ट करें, उसके थ्रू भी हो सकता है। जब मैंने एंटर किया था तब इतना सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। कोई पर्टिकुलर साइट है? आज की डेट में आप कर सकते हैं गवर्नमेंट की I4C जी, वहाँ पे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकलती रहती हैं, सिर्फ साइबर एक्सपर्ट के लिए नहीं। अगर आप मालवेयर एक्सपर्टीज है, अगर आपको मालवेयर वायरसेस ये सब बनाने आते हैं तो भी आप गवर्नमेंट के साथ अटैच हो सकते हैं। प्राइवेटली गवर्नमेंट अब हमें हायर कर रही है, MHA पे बहुत सारी पोस्टिंग्स आती हैं। वेरी गुड। उसके थ्रू आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्टेट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वेरी गुड। तो आपके हिसाब से ये एक अच्छा करियर है? बहुत अच्छा करियर है। ओके, दैट्स गुड। कामाक्षी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपका टारगेट क्या है? सर, मेरा जो मेन टारगेट है ना, सबसे पहले जो अभी की सिचुएशन को देखते हुए है कि अपने देश के, हमारे देश के जो टॉप लीडर्स हैं या जो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनको साइबर सेफ्टी प्रोवाइड करना। करेक्ट। सेकेंडली, मैं चाहती हूँ कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ूं। मेरी अभी बातचीत चल भी रही है उनसे, आइदर नेशनल वुमेन कमीशन के थ्रू या फिर कोई स्पेशल पोजीशन लेके, जिससे ये जो महिला और बच्चों वाले केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ सिर्फ क्राइम नहीं हो रहे, इनको यूज भी किया जा रहा है दूसरे लोगों के साथ क्राइम करवाने के लिए। जैसे बच्चों को यूज किया जा रहा है कि आप ब्लैकमेलिंग करिए, ये करिए। लेडीज को यूज किया जा रहा है कि आप किसी को हनी ट्रैप करिए या ये सारी चीज़ें करिए। वो मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू यूज़ किया जा रहा है, उनको ना तो सही चीज़ें बताई जा रही हैं ना कुछ किया जा रहा है। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे मैं जाना चाह रही हूँ जहाँ से मैं इन चीज़ों पे वर्क कर सकूँ। तो ये कैसे बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, कैसे लेडीज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं क्राइम करने के लिए? थोड़ा सा जैसे ये बताना इसलिए जरूरी है कि जो देख रहे हैं उनको पता हो कि कल को हमारे साथ अगर इस तरह की अप्रोच कोई करता है तो हमें किस तरीके से बचना है इस सब से। इनका सबसे इजी टारगेट तो रहता है कि वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को, अब जैसे आज की डेट में हमारे देश में जितना भी यूथ है उसमें से सब पॉपुलर होना चाहते हैं और इसी वजह से उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक होती है।
ठीक है, वहाँ से वो उनके बारे में अगर कोई आपके प्रोफाइल देखा तो वो इजीली समझ जाएगा आपके क्या कनेक्शंस हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस का भी एक बार को लोगों को आइडिया लग जाता है कि कितना होगा कितना नहीं होगा, कौन सी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, या ये सारी चीज़ें। और वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ जानेंगे कि आप फेमस होना चाहते हो या आप बिजनेस वाले हो या कुछ हो, फिर उसी के अराउंड स्टोरी बिल्ड करेंगे। अगर कोई बिजनेस वूमेन है वो काम ढूंढ रही है तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक कंपनी मतलब एक प्रोफाइल उन पे रेडी होती है 3-4 तरह की, भेजेंगे कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर उनका ट्रस्ट जीतेंगे। इसी तरीके से बच्चों से बात करेंगे कि अच्छा अगर बच्चा गेमिंग में है तो उसे इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि बच्चे वहाँ इजीली मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के थ्रू जो है वहाँ से उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे। कोई भी एकदम क्राइम नहीं करता है, वो पहले आपको जानेगा पूरा, फिर आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करेगा, चाहे वो दोस्त का करे, मेंटर का करे या बिजनेस पार्टनरशिप का करे। उसके बाद थोड़ा सा चारा तो वो डालेगा। कुछ केसेस में ये भी हुआ है कि किसी ने 20,000 इन्वेस्ट करे हैं, उसको 25,000 मिले हैं, फिर उसने ट्रस्ट करके बाद में 80,000 कर दिए। फिर उसको लगा अरे कोई नहीं, ये पेमेंट नहीं आ रही है, सामने वाला कह रहा है थोड़े और कर दो फिर क्लियर हो जाएगी। किसी के साथ जैसे हम सुनते हैं ना कि सीधा 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, हाँ। तो वो सीधा 4 का नहीं होता, वो पहले 10 का होता है, फिर उससे 25 मांगे जाते हैं। कोई 4 करोड़ डायरेक्ट कैसे ट्रांसफर कर देगा? तो वो एक छोटे अमाउंट से बड़े उस पर लिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रस्ट वो बिल्ड करवाते रहते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। करेक्ट जी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, बॉम्बे का एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है जो जल्द ही कामाक्षी की बायोपिक पे एक फिल्म बना रहा है, और मैं चाहूँगा कामाक्षी उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो आप, और आप किस एक्टर को चाहते हो कि मेरा किरदार वो निभाए। सर एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, और ये आपको ही पता है, मैं आपसे ही मिली थी कि मैं एक शो करना चाहती थी, और आप ही ने मुझे बहुत ठीक है, अभी हम उसका नाम नहीं ले सकते जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं होती, बट तो जल्दी हो जाएगी। लाइफ के ऊपर, लाइफ जर्नी के ऊपर मूवी बन रही है कि कैसे इस फील्ड में आई, और फिर कैसे वो जो मिशन हमने किया था 50,000 पुलिस ऑफिसर्स को 35 दिन में ट्रेन करने का, और कुछ हमारे मेजर जो केसेस थे उसके ऊपर फिल्म बन रही है। और मैं चाहती हूँ कि श्रद्धा मैम मेरा रोल प्ले करें। श्रद्धा कपूर? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और वही अच्छे से निभाएंगी मुझे लग रहा है, और वो फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग होगी जिस तरीके से आप बता रहे हो, रियल लाइफ पे और रियल इंसिडेंट आपने, रियल केस सॉल्व किए हैं। हाँ, और इस एज में, और बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। तो आप प्राइवेट एजेंसीज के साथ भी काम करते हो? जी सर। आप गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हो? कोई अगर इस तरीके से कोई अगर हमारे कोई व्यूअर ये देख रहा है और किसी को आपकी कभी जरूरत पड़े जी, तो किस तरीके आपको कांटेक्ट कर सकता है? सर वो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @cybershowgirl, उसके थ्रू वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं चाह रहा था आप बता दो। जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मुझे उम्मीद है कि इस आज के शो से इन लोगों को, हमारी ऑडियंस को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और अवेयरनेस बढ़ेगी। जी, राइट। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी कामाक्षी शर्मा, और आज की डेट में हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी इस क्राइम के चंगुल में आ सकता है। तो जैसे कि कामाक्षी ने अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दिया है, आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके साथ कभी किस तरीके का कोई क्राइम होता है तो गो अहेड। थैंक यू सो मच। मैं पवन के नागपाल, थैंक यू।